साथियों वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, सी टेट का पहला पेपर समाप्त हो चुका है और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए, पहले प्रश्न में पूछा गया है उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं साथियों, तो आपको बता दें कै प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण आपके 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं, ठीक है। आ जाइए आगे। आगे पूछा गया है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में किस देश में लागू किया गया था। यानी कि देश में लागू किया गया था, ये नहीं पूछा किस देश में, अपने देश भारत की बात हो रही है, लेकिन ये पूछा है कि देश में कब लागू किया गया था। तो वो सन पूछिए आपसे, तो मित्रों ये सन हो जाएगी आपकी 1 अप्रैल 2010, ठीक है। चलिए, आगे पूछा गया है कि NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था। तो वो जो उद्देश्य था मेरे प्यारे मित्रों, वो था आपका, एक तो था आपका संस्कृत विरासत की प्रशंसा करना और दूसरा था छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी था और बी भी था, तो आपका सही आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्वामित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं। उस परीक्षा को मित्रों कहते हैं विश्वसनीयता। क्या कहते हैं साथियों? विश्वसनीयता, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। आगे पूछा गया मैं मापन की भूमिका सब सीखी हुई है कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। आपको बता दें इस प्रश्न का सही आंसर नोट कर लेना। योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो राइट आंसर क्या होगा? योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। चलिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका होगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ठीक है। सही आंसर होगा आपका बी वाला, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली जो घटक है मित्रों, वो है आपका शीघ्र सीखता। क्या साथियों? शीघ्र सीखता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। चलिए, ये प्रश्न आपके छूट गया था, इसको पढ़ाते हैं कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा किसको देनी चाहिए? यानी कि हाथ पे लिख के। तो ये साथियों किस प्रकार के बच्चे होते हैं, किनको देनी चाहिए? जिनका क्या होता है, मंद बुद्धि बालक होता है, यानी कि उनका जो दिमाग होता है वो क्या होता है, मंद बुद्धि होता है। तो उनको क्या शिक्षा देनी चाहिए? हस्तशिल्प की, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों में चोरी करने की जो आदत होती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो वो शास्त्र क्या देकर साथियों, एक प्रकार का एग्जाम्पल या आप उदाहरण देकर, ठीक है। आप उदाहरण देकर उसकी आदत को दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अनुशंसा को सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालयों में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। उसे आप क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं मित्रों? नोट कर लेना सभी छात्र, क्रियात्मक अनुसंधान। क्या साथियों? क्रियात्मक अनुसंधान। चलिए, राइट आंसर आप सभी का होगा क्रियात्मक अनुसंधान। आगे आपसे पूछा गया है व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है मित्रों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को हम क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न नंबर आपसे पूछ रहा है कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है मित्रों? तो ये आपकी होती है 120। कितनी मित्रों? 120 होती है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। आगे प्रश्न पूछा गया कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कहीं जीती जाती है। दोबारा पढ़िएगा। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है
कही जाती है। क्या कही जाती है? नोट कर लेना, प्रेरक। क्या मतलब? प्रेरक। ठीक है, चलिए आगे पूछा क्या, प्रतिभावान पालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए साथियों? बस वो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ठीक है, आप सभी समझ पाए होंगे। आपको बता दें, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपको। सभी छात्र हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे। हमारे टेलीग्राम का नाम है गुरुकुल एग्जाम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको फ्री PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। तो सभी छात्र हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। ठीक है, चलिए। और आप चैनल पर पहली बार आए मित्रों, तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आगे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो तनाव मतलब चिंता। ठीक है साथियों, तो उसका कौन सा अप्रत्यक्ष ढंग है? प्रत्यक्ष नहीं पूछा है मित्रों, अप्रत्यक्ष पूछा है। तो अप्रत्यक्ष का कौन सा ढंग होता है? उदातीकरण। क्या साथियों? उदातीकरण। ठीक है साथियों, ये आपका हो जाएगा तनाव को कम करने का। इसका मतलब तनाव होता है मतलब चिंता। ठीक है, ये आप सभी समझ पाएंगे। चलिए आगे आ जाइए। आ जाइए आगे। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलित घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलित घटित है, ये पूछा गया प्रश्न के अंदर। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार CTET UP TET के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर नोट कर लेना, केवल एक कोष। क्या मतलब? केवल एक कोष। ठीक है, आगे पूछा गया, शैशवावस्था शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा गया मित्रों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नैतिकता का होना। क्या होगा साथियों? शैशवता की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया, ध्यान से नोट करिएगा, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से तथा पैरों तथा के उचित उपयोग से। प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से क्या होता है? तो ये मित्रों क्या होता है? प्रश्न काफी कठिन प्रश्न है। बहुत सारे छात्र इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर शक्ति और गति होगा। क्या होगा? शक्ति और गति। ठीक है, चलिए। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा दी है, ये आपसे पूछा गया है। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा जो दी थी साथियों, वो दी थी क्रो ने। किसने साथियों? क्रो ने दी थी। ठीक है, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया, इस अवस्था को मिथ्य प्रवक्ता का समय भी कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो साथियों नोट कर लेना, इस अवस्था को हम कहते हैं बाल्यावस्था, यानी कि बचपन का दौर। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सीखने के सही स्तर है? यानी कि कौन सा स्तर सही सीखने का बताइए है? जी, चलिए आपको बता दें, इस प्रश्न का सही आंसर सभी छात्र नोट करेंगे, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना तथा बोध का प्रज्ञान। ठीक है, तो सभी छात्र समझ पाएंगे, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध या प्रज्ञान। ठीक है, चलिए आ जाइए। परिवक्ता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी हम अधिगम कहा जाता है। अधिगम तो आप सभी जानते होंगे साथियों, अधिगम। चलिए, परिवक्ता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, हाँ या कभी कभी, ये अनिश्चित है, इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए आपको बता दें, इस प्रश्न का सही आंसर नोट कर लेना, इसको हम नहीं कहते हैं। व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा नोट। ठीक है, चलिए। चिंतन क्या है? चिंतन क्या है बताइए साथियों? चिंतन क्या होता है? चिंतन मतलब प्रतीकों का प्रयोग करना, क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। ठीक है, तो प्रतीकों का प्रयोग करना क्या हो गया? चिंतन। ठीक है, अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? मित्रों ये किया जाता है प्रौढ़ के लिए। किसके लिए मित्रों? प्रौढ़ के लिए। ठीक है,
चलिए आगे आ जाइए। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? इस सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? नोट कर लेना, सूझ का सिद्धांत। क्या साथियों? सूझ मतलब बूझ, ठीक है। चलिए, सूझ का, सीखने का सिद्धांत। संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी है, ये कथन किसने कहा था? तो संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी है, ये कथन एक प्रकार का क्या है, ये पूछा गया है। तो ये है आपका, नोट कर लेना, मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये एक मानसिक विकास है, ठीक है। चलिए आ जाइए, 1 मिनट। चलिए, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम जो पाते हैं वो पूछा गया प्रश्न में। तो हम क्या पाते हैं बताइए? उससे पाते हैं एक विचारशीलता, प्रतिमानता, यानी कि ए और बी आपका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर सभी छात्र हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर आप प्रश्न को करके आए तो। मेरिट हित के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो कमज़ोर होते हैं, बलवान होते हैं, स्वस्थ नहीं होते, या आर्थिक रूप से मंदबुद्धि होते हैं, ये पूछा गया प्रश्न में। तो इन चारों विकल्प में से आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी छात्र बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए साथियों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यही प्रश्न थे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।